Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके थर्मल इंजरीज के बारे में, जहां पर हम बेसिकली इंजरीज को कवर कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करने वाले हैं थर्मल इंजरीज के बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो थर्मल इंजरीज होती हैं इसका क्लासिफिकेशन के बारे में। और इसमें से क्लासिफिकेशन आपका बेसिकली दो तरह का होता है, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। जिसमें से आज के इस वीडियो में स्पेशली हम हाइपोथर्मिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आपका हाइपरथर्मिया वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो थर्मल इंजरी होती है वो क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आपके टिश्यूज रहते हैं, जब उन टिश्यूज में एक्सेसिव हीटिंग या एक्सेसिव कोल्ड वाली कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसे इन्वायरमेंट में आप होते हैं जहाँ पर जो आपके टिश्यूज़ रहते हैं वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं, उसको नहीं समझ पा रहे होते हैं, या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पहुँच जाता है, चाहे वो ठंडे की बात करें चाहे वो गर्म की बात करें, तो उस कंडीशन में जो आपके टिश्यूज़ में डैमेज होता है उस तरह की इंजरी को हम बोलते हैं थर्मल इंजरी। तो यहाँ पर क्या है, टिश्यू इंजरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड इन एनी फॉर्म टू द एक्सटर्नल और द इंटरनल बॉडी सर्फेस। तो जो आपका टेम्परेचर है वो चाहे आपका एक्सटर्नली हो रहा हो चाहे इंटरनली हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में जब टिश्यूज़ में डैमेज कॉज होता है, टिश्यूज़ में इंजरी होती है, तो उस तरह के इंजरी को हम बोलेंगे थर्मल इंजरी। अभी यहाँ पर जो थर्मल इंजरी होती है इसको हम बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो इंजरी हो जाएगी ड्यू टू कोल्ड और दूसरा होता है ड्यू टू हॉट। तो जब बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। थर्मिया बेसिकली जो टर्म है आपका थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेट करता है, और हाइपो जहाँ पर भी लग जाता है मतलब कि ठंडे की बात हो रही है, कम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका हाइपोथर्मिया। और यहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यू टू हॉट, तो यहाँ पर हाइपरथर्मिया। तो थर्मिया वही चीज़ है जो आपका टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, और हाइपर का मतलब है काफ़ी ज़्यादा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपोथर्मिया होता है इसको मेजरली हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसमें से पहला आता है आपका ट्रेंच फूट, सेकेंड है फ्रॉस्ट बाइट, और अगला है आपका चिल वेन। अब जो आपका फ्रॉस्ट बाइट होता है इसी में आपका एक आता है फ्रॉस्ट निप। ठीक है, तो ये भी इसी में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपरथर्मिया की, तो हाइपरथर्मिया को यहाँ पर हम चार तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका हीट क्रैम्प, इसके बाद में सेकंड है आपका हीट प्रोस्ट्रेशन, नेक्स्ट है आपका हीट हाइपरपायरेक्सिया, एंड लास्ट है बर्न्स एंड स्कैल्स। तो जो आपके हाइपरथर्मिया से होने वाली इंजरीज हैं वो ये चार तरह की इंजरीज होती हैं, और हाइपोथर्मिया वाली जो है ये आपकी तीन तरह की होती हैं। बेसिकली इसको भी चार तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो फ्रॉस्ट निप होता है वो आपका फ्रॉस्ट बाइट का ही कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, तो ये दो नाम है, बट अगर हम मेजर तरह से देखें तो मेजरली हम तीन तरह से ही क्लासिफाई करते हैं। तो ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, और ये सारे ही टर्म जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा, अपने दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हाइपोथर्मिया वाले हैं टर्म, इनको सबको समझेंगे, और जो आपके हाइपरथर्मिया वाले हैं ये वाले, इनको अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथर्मिया की, तो जो हाइपोथर्मिया है ये क्या होता है, इट इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल्स बॉडी टेम्परेचर इज बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब उस टेम्परेचर से भी काफ़ी कम टेम्परेचर आपका पहुंच जाता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री, उससे भी जब नीचे पहुंच जाता है तो वो आपकी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। एंड दिस विल अकर व्हेन द लॉस ऑफ बॉडी हीट एक्सीड्स हीट प्रोडक्शन। तो ये क्यों होता है, जब बॉडी की जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और हीट प्रोडक्शन जो रहता है वो कम होने लगता है, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है हाइपोथर्मिया। एंड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एंड ईसोफेगल और रेक्टल प्रोब दैट मेजर्स टेम्परेचर एज लो एज 25 डिग्री सेल्सियस एज रिक्वायर्ड। तो जब भी बॉडी का टेम्परेचर हमको मेजर करना होता है, बेसिकली डेड बॉडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर किसी भी इंडिविजुअल की इस कंडीशन में डेथ हो गई है तो वहाँ पर अगर हमको उस इंडिविजुअल की बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करना है
तो उसके लिए एक्यूरेट टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होता है, तो उसके लिए जो ईसोफेगल टेम्परेचर होता है वो, या फिर जो रेक्टल टेम्परेचर होता है उसके थ्रू हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका हाइपोथर्मिया, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। बाकी जो टेम्परेचर वाला ये मैंने हाईलाइट करा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में ही आप लोगों को बताना है कि डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, और बाकी ये वाला जो टेम्परेचर है ये इंडिकेट ये कर रहा है कि इस टेम्परेचर से नीचे अगर इंडिविजुअल का टेम्परेचर चला जाता है तो वहाँ पर आपकी जो इंजरी कॉज होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें सबसे पहला आ जाता है ट्रेंच फूट। तो ट्रेंच फूट क्या होता है, जब किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का एक्सपोजर कोल्ड कंडीशन में, और वो भी 5 to 8 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर के आसपास होता है, तो वहाँ पर जो आपके टिश्यूज़ में इंजरी कॉज होती है वो कुछ इस तरह की होती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं थोड़ी सी वाइटनेस और अजीब सी स्किन हो जाती है। एंड यहाँ पर जो टिश्यूज़ रहते हैं उसमें कोई भी तरह की फ्रीजिंग नहीं होती है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक्सपोजर हो रहा है विद डैम्पनेस, एंड यहाँ पर जो भी टिश्यूज हैं उन टिश्यूज में कोई भी तरह की फ्रीजिंग नहीं हो रही है, और इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रेंच फूट। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज से आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं ट्रेंच फूट को, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं उसमें फ्रीजिंग नहीं हो रही, बट उसमें हल्की सी स्वेलिंग और थोड़ा सा कह सकते हैं जो अजीब सी स्किन हो जाती है, जब बहुत देर तक पानी में भीगी रहती है तो भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी रफ और वैसी होने लगती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम चला जा रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी वाइटिश और थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप की स्किन होने लगती है और पील ऑफ टाइप की होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंच फूट। ठीक है, बाकी यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टिश्यू में फ्रीजिंग नहीं होती, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रॉस्ट निप एंड फ्रॉस्ट बाइट। तो यहाँ पर जब इंडिविजुअल की बॉडी का जो एक्सपोजर होता है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के टेम्परेचर पर होता है, तो वहाँ पर जो कंडीशन कॉज होती है उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। और यहाँ पर आपके जो टिश्यूज़ रहते हैं उसमें फ्रीजिंग होती है। तो यहाँ पर ट्रेंच फूट में क्या हो रहा था, वहाँ पर टिश्यूज़ में फ्रीजिंग नहीं हो रही थी, बट जो फ्रॉस्ट बाइट है यहाँ पर आपका टिश्यूज़ में फ्रीजिंग होगी। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके अलावा इनिशियल स्टेज में जब बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज रहती है तो वहाँ पर थोड़ी सी नम्बनेस और टिंगलिंग जैसे, मतलब थोड़ी सी इरिटेशन जैसी लगती है, हल्का सा जो स्किन है वो थोड़ी सी नम जैसी नज़र आती है। एंड वहाँ पर कोई भी एक्चुअल टिश्यूज़ में कोई भी डैमेज नज़र नहीं आता है, बट जो स्किन रहती है वो थोड़ा सा वाइट एंड वैक्सी सी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड होने लगती है। थोड़ा सा धीरे धीरे फिर उसमें जब और टेम्परेचर जाएगा तो थोड़ा सा ग्रे होने लगेगा, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते रहते हैं। बट यहाँ पर नॉर्मली अगर आप स्किन को टच करोगे तो उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं पता चलेगा, वो आपको नॉर्मल ही लग रही होगी, बट उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं। थोड़ा सा उसमें कलर का चेंजेस हो रहा होता है, थोड़ा सा वो आपकी स्किन हार्ड हो रही होती है और वाइटिश, फिर धीरे धीरे ग्रे, मॉटलेट, फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट धीरे धीरे करके उसमें जैसे जैसे आप उस टेम्परेचर में बने रहोगे, जितनी देर तक बने रहोगे, तो वैसे वैसे उस अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह की कुछ कंडीशन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट निप। तो जब आपकी स्किन कुछ इस तरह की होने लगती है, वैक्सी, वाइटिश, ग्रेइश, मॉटलेट, एंड टच करने पर बिल्कुल नॉर्मल रहती है, टिश्यूज़ में नम्बनेस, टिंगलिंग, इस तरह का कुछ कंडीशन रहता है। जब आप 2.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर जाते हो तो वहाँ पर टिश्यूज़ में फ्रीजिंग भी होने लगती है। तो इस तरह की कोल्ड इंजरी को इस पर्टिकुलर फेज पे हम बोलते हैं फ्रॉस्ट निप। और जब फ्रॉस्ट निप वाली कंडीशन बनी हुई है और वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वही कंडीशन बनी रहेगी, तो फ्रॉस्ट निप के ही कंटिन्यूएशन में जो फर्दर नेक्स्ट स्टेज आएगी उस स्टेज को हम बोलेंगे फ्रॉस्ट बाइट। तो फ्रॉस्ट बाइट फॉलोज देन व्हेन नो ट्रीटमेंट इज गिवन एट द इनिशियल फेज ऑफ फ्रॉस्ट निप। तो फ्रॉस्ट निप की इनिशियल फेज में अगर कोई भी ट्रीटमेंट
नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी उसको हम बोल देंगे फ्रॉस्ट बाइट। तो यहाँ पर इस इमेज से देख सकते हैं कि जो फ्रॉस्ट निप एंड फ्रॉस्ट बाइट वाला कंडीशन रहता है वो किस तरह का होता है। तो बेसिकली ये जो है आपकी जो इस इमेज में दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन जब हो चुकी है फ्रॉस्ट बाइट वाली है। बाकी जो पीछे साइड में आप देखोगे तो ये हल्का सा आपका फ्रॉस्ट निप टाइप का है। तो जब हल्का हल्का रहता है तो फ्रॉस्ट निप रहता है, फिर जब उसी के कॉन्टिन्यूशन में बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगता है तो उसको हम बोल देंगे फ्रॉस्ट बाइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो, उसके अलावा टिश्यूज़ में फ्रीजिंग होगी, नम्बनेस रहेगी, टिंगलिंग रहेगी, और कोई भी एक्चुअल टिश्यूज में डैमेज नहीं होगा, वैक्सी स्किन होने लगेगी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रॉस्ट निप के ही कॉन्टिन्यूएशन को हम बोलेंगे फ्रॉस्ट बाइट। तो ये थोड़ा सा आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है चिलबेन। तो चिलबेन आपको बहुत कॉमन है, इसमें बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोगों के भी सर्दियों में बहुत सारे लोगों के होता है, जो पैर की फिंगर्स रहती हैं, उंगलियां होती हैं, उसमें हल्की हल्की सी रेडनेस और स्वेलिंग जैसी होने लगती है। तो वो जो स्वेलिंग होती है वही आपकी कहलाती है चिलबेन। अब यहाँ पर जब स्वेलिंग होती है तो उसमें रेडनेस भी होती है, इचिंग भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। ये होता है क्यों, ठंड की वजह से होता है, तो इसी को हम बोलते हैं चिलबेन। इस इमेज से आप थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर क्या है, दीज आर रेड इचिंग स्किन लेजन्स यूजुअली इन द एक्सट्रीमिटीज caused by exposure to cold, and they may be associated with edema and blistering and are aggravated by warmth. सो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है, ठंड की वजह से जितनी भी आपकी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, आपकी फिंगर्स रहती हैं, उसमें कुछ आपकी स्वेलिंग होने लगती है, कुछ इचिंग होती है, रेडनेस होती है, कई बार उसमें ब्लिस्टरिंग में यानी कि कुछ छाले वगैरह भी पड़ जाते हैं। ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम चिलबेन कहते हैं। और इसमें सही होने का क्या तरीका है, ये आप उनको थोड़ा सा वार्म कंडीशन में ले जाओ तो वो आपका थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। एंड यहीं पर जब यही कंडीशन कंटिन्यूअसली बनी हुई है, पूरा आपका कोल्ड टेम्परेचर में बना ही हुआ है, आप उसमें कोई भी तरह का हीटिंग नहीं दे रहे हो, तो ये आपकी अल्सरेटिव या फिर हेमरेजिक लेजन्स भी डेवलप कर सकता है। तो चिलबेन वैसे बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, बट यहीं पर अगर आप इसी पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यूएशन में बनाए हुए हो तो ये आपका अल्सरेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका चिलबेन। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बेसिकली जो आपके हाइपोथर्मिया के जितने भी 3 टाइप्स थे उनको हमने समझा है बहुत अच्छे से। एंड यहाँ पर अभी अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कोल्ड के इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं वो क्या क्या है, बहुत सिंपल है। एज कम ज़्यादा होगी तो उस अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई एज जिसकी है वो बहुत ओल्ड एज का पर्सन है या कोई छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो वो जो कोल्ड जो भी टेम्परेचर होता है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा उनमें दिक्कत आती है। बट जितने भी एडल्ट होते हैं वो अच्छे से बियर कर लेते हैं। तो एज डिपेंड करेगी ये किस तरह का आपका जो इंडिविजुअल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जितने ज़्यादा देर तक है कितने कम देर तक है उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा बॉडी की कंडीशन कैसी है, कोई फटीग है, एग्जॉशन है, कोई इंजरी है, कोई आपकी कोई भी तरह की डिजीज़ है या फिर कोई एलर्जी है, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। उसके अलावा कोई ड्रग्स या मेडिकेशंस लिए हैं, जैसे कि जो आपकी फिनोथायाजीन ड्रग्स होते हैं, ये आपके यूजुअली प्री डिस्पोज करते हैं टुवर्ड्स हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन है, मतलब अगर इस तरह का कोई ड्रग लिया है तो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन थोड़ा सा जल्दी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि फैक्टर्स होते हैं कोल्ड टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं उसको कम या ज़्यादा करने के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ आपके 2 टर्म्स हैं। एक तो आ गया आपका पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। तो पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग क्या होता है, यहाँ पर जो विक्टिम्स होते हैं हाइपोथर्मिया के ऑफन एग्जिबिट करते हैं ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ जजमेंट। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है जजमेंट को लेने में, क्योंकि यहाँ पर जो विक्टिम्स होते हैं लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कारण अपने पैराडॉक्सिकली जो क्लॉथ्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अब ये क्यों होता है, ये बेसिकली मेंटल कंडीशन होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं समझ में आ रहा होता है क्या करें क्या नहीं करें। तो ये बेसिकली जब बहुत ज़्यादा इस तरह का कुछ कंडीशन आता है तो वहाँ पर माइंड भी उस तरह से सही से काम नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर जो विक्टिम्स होते हैं वो पैराडॉक्सिकली अपने क्लॉथ्स को रिमूव करने लगते हैं।
तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कंट्रास्ट में, मतलब जैसे कंट्रास्ट वाली चीज़ होती है जो होना चाहिए बट वो नहीं होके कुछ और हो रहा है, तो वो चीज़ आपकी पैराडॉक्सिकल कहलाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जैसे बॉडी बिकम्स कोल्डर, इट शंट्स ब्लड अवे फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज एंड इनटू द वार्म कोर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर होता क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में बॉडी है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड रहता है वो सारा का सारा जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसके भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, स्टमक हो गया, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं कि ऑर्गन्स हैं, उनके पास सारा का सारा ब्लड कलेक्ट होने लगता है। तो उस वजह से जो आपके एक्सट्रीमिटीज़ वाले पोर्शन होते हैं वहाँ पर जो ब्लड रहता है वो आपको थोड़ा सा कम और ना के बराबर नज़र आता है। तो ये चीज़ आपकी पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग में होती है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने कम टेम्परेचर पे कोई इंडिविजुअल जाएगा ही क्यों? ऑब्वियसली नहीं जाएगा। बट कई बार क्या रहता है कि जैसे कि किसी ने किसी को किल करने के लिए फ्रीज़र के अंदर बंद कर दिया, मतलब जो नॉर्मल फ्रिज होता है वो वाला नहीं, अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो उसमें डाल दिया, तो उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पर ये सारी कंडीशन बन जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें भी कई बार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो आपकी कंडीशंस हैं हाइपोथर्मिया वाली, ये इंजरीज आपकी उन लोगों में भी देखने को मिलती हैं कई बार, क्योंकि वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत कम होता है, जितना ऊपर आप जाते जाओगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा, तो वहाँ पर भी आपके टिश्यूज़ में थोड़ा बहुत सी इंजरी इस तरह की कॉज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिलता है। बाकी जो पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग है, इस तरह के केसेस यूजुअली जो आपके ट्रैकिंग वाली कंडीशन रहती है, जैसे कि इंडिविजुअल कोई गया है चढ़ाई करने के लिए, अब उससे नहीं हो रहा है और कुछ ऐसी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से उसको वहीं पहाड़ों में ही जो बर्फ वाले रहते हैं वहीं पर उनको छुपना पड़ रहा है, तो उसमें मतलब खुद को बचाने के लिए वहाँ पर छुपना पड़ रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पर ये पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो है आपका हाइड एंड डाई सिंड्रोम। तो पहला तो हो गया आपका पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, दूसरा हो गया आपका हाइड एंड डाई सिंड्रोम। सो ये जो आपका हाइड एंड डाई सिंड्रोम है, इसको हम टर्मिनल बरोइंग भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो है आपका इट इज़ एन apparent self-protective behavior in the final stages of hypothermia, during which the afflicted enters a small enclosed space in order to seek warmth। तो यहाँ पर बेसिकली जब बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में इंडिविजुअल था, तो अब उसके बाद में वो खुद को बचाने के लिए किसी गर्म जगह पर मतलब सोचता है कि थोड़ा सा गर्मी मिल जाए, थोड़ा सा हीटिंग आ जाए, तो उसके लिए बहुत छोटे से जगह में, स्मॉल इनक्लोज स्पेस में एंटर करने की कोशिश करता है। तो ये आपका हाइड एंड डाई सिंड्रोम होता है, मतलब वो वहाँ पे छुप रहा है एंड क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे उसको नहीं मिल पा रहा है, बट उसकी वहाँ पर उसी वजह से डेथ हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड एंड डाई सिंड्रोम। एंड इसको हम टर्मिनल बरोइंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके स्मॉल इनक्लोज्ड स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरह से बरोइंग कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम टर्मिनल बरोइंग भी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइड एंड डाई सिंड्रोम एंड पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। अब ये दोनों ही जो टर्म है आपके, ये इन दोनों ही कंडीशंस में अगर कोई इंडिविजुअल मिल रहा है, तो ये आपका जो सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस होते हैं उनसे आपका ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि अगर जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी मिली, वहाँ पर आपको पहले से तो पता नहीं था कि ये आपका ऐसा कुछ है, मतलब कि हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन आई है, तो वहाँ पर ही आपका जो सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस रहते हैं उनसे ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बट आप प्रॉपर फिर एनालिसिस वगैरह करो, अच्छे से हर तरह के एविडेंसेस को चेक करो, तो वहाँ पर ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग एंड हाइड एंड डाई सिंड्रोम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से दोनों ही टर्म समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की, पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या है, जो स्किन है वो पेल हो जाएगी, जिसमें कि इरेगुलर डार्क रेड पैचेस देखने को मिलेंगे जितने भी एक्सपोज्ड पार्ट्स होंगे बॉडी के। उसके अलावा जो ब्रेन होगा, ब्रेन में कंजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें सीरम पूरा भरा हुआ होगा।
उसके अलावा जो हार्ट है उसमें पूरी तरह से ब्लड का फिलिंग होगी, पूरी तरह से ब्लड जो है दोनों ही साइड्स में फुल हो जाएगा। एंड जो पैनक्रियाज है उसका जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें आपको फैट नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो ये सारे कुछ हो गए पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, जिसके बेस पर आप ये जज कर सकते हो कि जो भी इंडिविजुअल था वो हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी डेथ हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा हो गया आपका पोस्टमार्टम फाइंडिंग। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो सुसाइड रहता है वो बेसिकली ना के बराबर है। तो सुसाइड वाली कंडीशन में आपको हाइपोथर्मिया देखने को मिले ये बहुत ही रेयर होता है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। बट एक्सीडेंटल हो सकता है। एक्सीडेंटल कैसे, कोई अल्कोहलिक है, कोई किसी इंडिविजुअल ने अल्कोहल पी रखी है और वो किसी ऐसे टेम्परेचर में चला गया, किसी ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था, तो उस कंडीशन में वहाँ पर उसकी डेथ हो सकती है। बाकी होमिसिडल की बात करें तो होमिसिडल तो कॉमन है। यहाँ पर जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है जिसने किसी को कोल्ड वेदर में बंद कर दिया है या ऐसे फ्रीज़र वगैरह में डाल दिया है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, या किसी भी ऐसी जगह पर डाल दिया है। कई बार आइस क्यूब्स मतलब आइस की पूरी जो वो रहती है स्लैब्स रहती हैं उनके बीच में रख दिया है। तो ऐसा कुछ अगर कुछ है तो वो आपके होमिसिडल के केसेस हो सकते हैं। बाकी पैराडॉक्सिकल एंड्रेसिंग एंड हाइड एंड डाई सिंड्रोम में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस रहते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रहते हैं, और स्पेशली जब कोई फीमेल की डेड बॉडी मिल रही है तो वहाँ पर सस्पेशन जाता है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस का। तो ये सारा कुछ इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो गया हाइपोथर्मिया को पढ़ने का बेसिकली। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पूरा हाइपोथर्मिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरथर्मिया के बारे में एंड उसके भी टाइप्स को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो आपको कंपाइल फॉर्मेट में हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर जल्दी ही मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी लिंक उसका शेयर हो जाएगा। जब पूरा इंजरी वाला पोर्शन कंप्लीट हम कर लेंगे तो उसके बाद में सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी जो हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर ज़रूर से जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है वेबसाइट पर। जो क्वेश्चंस रहते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर ज़रूर से विजिट करिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।